अंकिता, चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये पूरा का पूरा ये जो पूरा पार्ट है आप भी जानते हो। वैसे देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक इसका पार्ट है, क्या बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। हाँ सर। लेकिन इसमें ये जो चैप्टर है ना अंकिता, ये एक्चुअली में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ही नहीं। ये चैप्टर बेसिकली बात करेगा आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये एक ही चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे, क्योंकि बाकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना आपका, वो सेमेस्टर 5 में चला जाएगा। मतलब पूरा का पूरा मैक्रो 5 में तो मैथ्स है, इकोनॉमिक्स का भी एक पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर एग्जैक्टली वही चैप्टर का बात करेगा जो याद है आप जब 12 का इकोनॉमिक्स पढ़े, और उसमें आप पढ़े ना जीडीपी यानी नेशनल इनकम वाला चैप्टर। जी सर। ये कुछ हद तक उसी का बात करेगा, लेकिन उतना डिटेल में नहीं, ये आप ऊपरी लेवल पे बात करेगा। यानी याद है अपने जब अपने नेशनल इनकम पढ़े, अपने 2 कैटेगरी का सम पढ़ते थे। एक जिसमें आपको बोलेगा जीएनपी से एनएनपी में कन्वर्ट करो, जीडीपी से जीएनपी में कन्वर्ट करो, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस, हाँ वो वाला कहानी वाला कन्वर्ट करो। मतलब वो 8 टर्म्स में आपस में कन्वर्जन करो। हाँ सर। और फिर हम लोग सेकंड पार्ट सीखते थे बेटा, जहाँ पे अपने वो 3 मेथड सीखते थे। जी सर। आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। उन मेथड से अपने जीडीपी एट एमपी या एनडीपी एट एफसी वो सब निकालते थे और फिर कन्वर्ट करते थे नेशनल इनकम में। हाँ सर। यहाँ पे वो सेकंड पार्ट नहीं है, यहाँ पे वो डायरेक्ट कन्वर्जन वाला पार्ट है इस चैप्टर में। मतलब एक ही फॉर्मूला है? नहीं 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 नहीं, वो 8 में कन्वर्जन वाला। मतलब आपके वो नहीं है, आपके वो नहीं है इसमें आउटपुट मेथड। यानी आपको इन 8 में से एक टर्म दे देगा। अपने 8 टर्म पढ़ते हैं ना बेटा? हाँ सर। क्या था वो 8 टर्म? नंबर 1 होता है जीडीपी एट एफसी। हाँ, जीडीपी एट एमपी। वेरी गुड, दूसरा वही बन गया। एनडीपी एट एफसी। फिर एनडीपी एट एमपी। हाँ हाँ। फिर एनएनपी एट एफसी। एनएनपी। हाँ। फिर एनएनपी एट एमपी। हाँ, फिर एनडीपी एट एफसी और एनडीपी एट एमपी। तो ऐसे करके 8 टर्म था अपना। हाँ सर। तो अपने को कोई एक टर्म दे दे तो दूसरा में कन्वर्ट करने का तो अपने पास सिंपल शॉर्टकट लॉजिक था ना, वही लॉजिक पे बात करेंगे। दूसरा वाला जो पार्ट होता था ना बेटा, उसमें क्या करता था, ये 8 में से एक भी टर्म भी नहीं दिया आपको एग्जाम में। हाँ, आपको बोला, हाँ आपको डेटा दिया कि सारा देश का अलग अलग वैसे इनकम दे दिया, या सारे सेक्टर्स का अलग अलग एक्सपेंडिचर दे दिया, या प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का आउटपुट दे दिया, प्रोडक्शन। जी सर। अब बोला पहले इन 8 में से एक टर्म निकालो इन 3 मेथड में से यूज करके, और फिर उसको कन्वर्ट करो किसी और में। तो यहां पर वो सेकंड वाला चीज नहीं होगा आपके साथ कि आपको 3 मेथड देगा, पहले आप यानी इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड, वो नहीं देगा आपको। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देगा जीडीपी एट एमपी इतना है, अब बोलेगा एनडीपी एट एफसी में कन्वर्ट करो। अच्छा। आपको दे देगा कि एनएनपी एट एमपी इतना है, अब बोलेगा उसको जीएनपी एट एमपी में कन्वर्ट करो। ठीक है ना? तो वो वाला कैटेगरी का सम्स आता है यहाँ पे। उसके पहले कुछ थ्योरेटिकल बात करता है लोग, तो वो बात अपने करते हैं, फिर वो मेथड पे जाते हैं। देखो पहले बात तो ये लोग समझाया कि कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? किसी भी देश का प्रोडक्शन या इनकम को जज करना है, नेशनल इनकम निकालना, और अगर वो बढ़ रहा है तो कंट्री का ग्रोथ हो रहा है। हाँ। और अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो कंट्री का ग्रोथ नहीं हो रहा है। मतलब हर साल अंकिता एक बात सोचो, एक नॉर्मल पब्लिक की तरह सोचो, आप अगर इस महीना 1000 रुपया कमाए, हाँ सर, और अगला महीना हम बोले आपका 10% ग्रोथ हुआ, तो आप अगला महीना कितना कमाओगे? 1100 रुपया। 1100। हाँ। फिर हम बोला आपका 20% ग्रोथ हुआ, तो आप 1100 का 20% निकालोगे ना। हाँ। तो यही एक कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का पैरामीटर है। जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी वो कितना परसेंटेज से बढ़ रहा है। अपने सुनते हैं ना रेट ऑफ इंक्रीज। रेट ऑफ इंक्रीज अपने सुनते हैं ना, हमारा कंट्री का जीडीपी 8% से बढ़ रहा है अभी। हाँ सर।
यानी पिछला साल जितना जीडीपी था उसमें उसका 8% और इंक्रीज हो गया। यही तो हर बोलेंगे। साल क्या चेंज होता है मतलब हाँ बेटा, GDP? अरे तो ऑब्वियसली जैसे हम आपको लोग जब पढ़ते थे तब भी तो 8% ही था मतलब नहीं, वो बेटा एग्जैक्टली देखो ऐसे होता है 8.25, अभी 8.1 होगा। पॉइंट से बढ़ता है। हाँ, पॉइंट्स में अप डाउन होता है। अगर उससे ज्यादा फ्लक्चुएट होगा ना नीचे की तरफ तो बहुत बड़ा झटका है कंट्री के लिए। जैसे आपको बहुत मस्त बात बताते हैं, जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था ना अंकिता, हाँ सर। तब अपना इकोनॉमी -22% में चला गया था। सीधा -22%। -22%, 22 भी नहीं, 23 चला गया था ऑन एन अराउंड उस साल में, उस पीरियड में। मतलब वो जो क्वार्टरली जीडीपी बताया था वो लोग, हाँ, वो जो क्वार्टर अच्छा। पूरा 3 महीने के अराउंड लॉकडाउन रहा था ना अपने कंट्री में, हाँ हाँ वो पिछला First साल lockdown। का, हाँ फर्स्ट लॉकडाउन पिछला साल का अराउंड मार्च से लेके जून तक। हाँ सर। तो उस समय अपना कंट्री का जीडीपी -23 के अराउंड चला गया था। तो वो भी इफेक्ट होता है। लेकिन जनरली जो जीडीपी फ्लक्चुएट कर रहा है अपने कंट्री का हर साल का एवरेज, वो अप डाउन होता है 8% के आसपास। जैसे चाइना एक टाइम में मालूम है 1980s हुआ था ना जब, तो इंडिया और चाइना Chinese ऑलमोस्ट world, बराबर खड़ा हाँ। था। अचानक चाइना इंडिया से बहुत आगे निकल गया, हाँ क्योंकि उस समय इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ भी 3-4% था, चाइना का भी जीडीपी का ग्रोथ 3-4% था। चाइना अचानक से जंप करके 10% पे पहुंच गए। मतलब उनका जीडीपी हर साल 10% करके बढ़ा 1980s के बाद से। तो वो चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद। एग्जैक्टली वही हुआ, ठीक है ना। तो ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ का पैरामीटर है, इकोनॉमिक ग्रोथ को नापने का तरीका है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, देखो यहाँ पे बोला इट इज मेजर्ड बाय द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी which gives us the money value of total production of goods and services taken place in an economy। आपके इकोनॉमी में कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसका मनी के टर्म्स में वैल्यू बताओ। आप ये मत बोलो 10 पीस बनाए, आप ये बोलो हम 10,000 का सामान बनाए, 10,000 रुपया का, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये जीडीपी को तरीका हुआ देखने का। नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस, आपका जीडीपी बढ़ेगा तो आपके देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा। दैट मीन्स इंक्रीज जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। देखो इसके बाद एक मस्त लाइन लिखा, दो जीडीपी इंडिकेट्स इंक्रीज्ड इनकम एंड इंक्रीज इन जीडीपी मे नॉट इंक्रीज द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। आपके देश का जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हुआ। बड़ा अजीब लगा सुन के। हाँ सर, क्योंकि जो अपर लेवल जो पीपल है वही ज्यादा अर्न कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो देखो उसके बाद क्या लिखा, इफ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट अ हायर रेट, अगर आपके देश का जीडीपी बढ़ने का जो स्पीड है उससे ज्यादा अगर पॉपुलेशन के बढ़ने का स्पीड है तो फिर आपका जीडीपी का ग्रोथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पिक्चराइज नहीं करता, ठीक है ना। क्यों सर? अरे आपका पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ा अंकिता, हाँ। आपके घर में 4 मेंबर थे जी और सर। आप 1,000 रुपया कमा के लाते थे, यानी पर मेंबर अर्निंग कितना हो रहा था ऑन एन एवरेज 250 रुपया। हाँ अंकिता आप 2,000 कमाने लगे, अब आपका इनकम डबल हुआ है बेटा। हाँ सर। लेकिन आपके यहाँ पे मेंबर हो गए अब 10, तो पर पर्सन कितना इनकम हुआ? 200, पहले कितना हो रहा था? 250। तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा कि खराब होगा? खराब हो गया क्यों? कि पहले 250 था, अभी 200 आ हाँ, गया। तो पहले एक आदमी 250 कमा रहा था तो बेचारा 250 का खाना खा सकता था या 250 का खर्चा कर सकता था। अब पर पर्सन 200 खर्चा कर पाओगे तो ज्यादा परचेजिंग नहीं कर पाओगे, मतलब परचेजिंग पावर कम हो गया आपका। जी सर। तो परचेजिंग पावर कम हुआ तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर कैसे हो सकता है? तो यही प्रॉब्लम उन कंट्रीज के साथ होता है, ठीक है।
जी सर। देखो यहाँ पे लिखा है द जीडीपी ऑफ टू कंट्रीज इज ऑलमोस्ट सिमिलर. द कंट्री विथ हायर पॉपुलेशन विल हैव लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इट हैज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ मोर नंबर ऑफ पीपल विद दैट लेवल ऑफ आउटपुट. उतना ही प्रोडक्शन से आपको ज्यादा लोगों का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है. ठीक बात. हाँ सर। इसीलिए हम लोग पर कैपिटा इनकम को एक पैरामीटर मानते हैं मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ का. क्या मानते हैं? पर कैपिटा इनकम, पीसीआई. पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम. ये कैसे निकलेगा? ये पीसीटी क्या है? बात एक ही है, पीसीआई या पीसीटी. अच्छा। पर कैपिटा इनकम ही मेन है. पीसीआई होना चाहिए था, टी गलत छपा है. ठीक. पीसीआई निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है? अभी हम लोग कैसे निकाले बेटा आपके घर का पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर पर्सन इनकम. इनकम बाय पॉपुलेशन. वेरी गुड. तो अभी हम लोग वही किए थे. तो यहाँ पर भी देखो क्या लिखा फॉर्मूला में, जीडीपी बाय पॉपुलेशन. तो बस समझ में आया. जी सर. तो ये एक पॉइंट था. अब आता है डेवलपमेंट. क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम थिंग है? नहीं सर. नहीं है. आपको क्या डिफरेंस लगा मनी मन में? ग्रोथ डेवलपमेंट मतलब लोगों का भलाई हो तब पर्टिकुलर, हाँ, डेवलपमेंट है. एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही है. एक पर्टिकुलर का ही बात मत करो. अगर लोगों का भलाई हो रहा है आपके ओवरऑल पॉपुलेशन में, हाँ. तो वो डेवलपमेंट है. लेकिन सिर्फ मनी वैल्यू बढ़ना ग्रोथ है. तो देखो यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट का मतलब फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड. मतलब हर लोगों का बेसिक जरूरत पूरा हो तब डेवलपमेंट मानेंगे. जी सर. बेसिक नीड क्या है सर? शेल्टर, क्लोथ्स एंड फूड. बेटा? ये तीन के अलावा आजकल दो और बेसिक नीड में जुड़ गया पॉइंट. फोन. नहीं. नहीं बेटा नहीं. एजुकेशन एंड हेल्थ. अच्छा. 5 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन एंड एजुकेशन. तो ये जिन कंट्रीज में पूरा हो रहा है, मतलब उस कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है. और जहां ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फुलफिल नहीं हो रही है, वो कंट्री का ग्रोथ भले ही हो रहा हो लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो नहीं हो रहा है. ठीक है. जी सर. इसके अलावा और किस चीज को आप डेवलपमेंट मानोगे? अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. होता है ना अपने कंट्री में, जैसे कि वो दलित है, वो मुस्लिम है, वो ये है, वो है. हाँ. तो लोग, और ये बहुत गरीब है तो उसका कोई इज्जत नहीं करता. कूड़ा वाला आता है तो उसको बेइज्जती कर देता है, और कोई अमीर आदमी आए तो उसका बहुत इज्जत से बात करता है. जी सर. तो अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. तब आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट अगर वो कमा पा रहा है वो, तो फिर डेवलपमेंट है, नहीं तो नहीं है. और आखिरी है फ्रीडम ऑफ चॉइस. जिन कंट्री में चूज करने का फ्रीडम है अपने कंट्रीमैन को, वो कंट्री क्या चूज करने का फ्रीडम? कुछ भी चूज करने का. आप मतलब क्या खाना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो. डेमोक्रेसी टाइप पॉइंट. यस. आप कहीं आना जाना चाहते हो, आपको कोई रोक नहीं रहा, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ. फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का हक. पॉलिटिकल फ्रीडम, हम किसको वोट करना चाहते हैं, मेरा मन, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता. तो जिन कंट्रीज में ये है वो कंट्री को डेवलपमेंट माना. जिन कंट्रीज में ये नहीं है वहां पे डेवलपमेंट नहीं माना. देखो यहीं पर ये भी डेवलपमेंट इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट दैट एनकम्पासेस इकोनॉमिक ग्रोथ. देखो डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ गया. मतलब पैसा भी जेब में आना जरूरी है. ग्रोथ मतलब सिर्फ जेब में पैसा आया, ठीक है ना. हाँ सर. लेकिन डेवलपमेंट मतलब पैसे के साथ बाकी फैक्टर भी आए. देखो यहाँ पे लिखा है बेटा, सोशल फैक्टर लाइक हेल्थ, एजुकेशन, प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, है ना. हाँ सर. तो इनको डेवलपमेंट बोलते हैं. अगला टॉपिक बोला फीचर्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट. अब उल्टा बोला,
अंडर डेवलपमेंट कब होगा किसी कंट्री का? जब वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, जी सर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, मतलब ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है बेटा। ट्रेडिंग बहुत हो रहा है लेकिन इंडस्ट्रीज नहीं है, या इंडस्ट्रीज उतनी तेजी से डेवलप नहीं हो रही है। मतलब इंपोर्ट करके। हाँ एग्जैक्टली, आप इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो, तो वो कंट्री में भी ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं माना जाता। मोर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ये भी अंडर डेवलपमेंट का एक फीचर है। जी सर, नेक्स्ट बोला स्लो रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपके यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत स्लो आ रहा है। पुअर हेल्थ कंडीशन, लो एजुकेशनल अटेनमेंट, एंड लास्ट पॉइंट क्या बोला? ओवर पॉपुलेशन। तो ये सब जहां पर है उस कंट्री को क्या मानोगे? अंडर डेवलप्ड। पॉवर्टी, हाँ, अंडर डेवलप्ड। हम लोग बोलते हैं ना दुनिया में 3 तरीके का कंट्री है, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। हाँ सर, तो ये फीचर जहाँ होते हैं उस कंट्री को अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं या अंडर डेवलप्ड बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आज की डेट में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। श्रीलंका का 3 दिन पहले बहुत खतरनाक न्यूज आया। क्या सर? वहां का लोगों के पास मतलब ऐसा बहुत सारा हद तक का पॉपुलेशन हो गया वहां पे अब, जिनके पास चीनी या दूध खरीदने का भी पैसा नहीं, बच्चों के लिए भी। ये उनका हालत खराब हो रहा है उनके इकोनॉमी का। अब आता है मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट। सर ये डेवलपमेंट आप इतना सारा चीज तो गिना दिए, लेकिन इसको कैलकुलेट करोगे कैसे? कैलकुलेट का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। हाँ सर, तो देखो पहला क्वांटिटी तरीका बताया, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI। ये मॉरिस डेविड का दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है PQLI इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट को मेजरमेंट करने का वन ऑफ द बढ़िया तरीका है ये मॉरिस डेवलप किया था PQLI का 1976 में। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर GNP एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या माना? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन को। इट इज अ समेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सोशल इंटररिलेशनशिप ऑन विच नो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इम्पोजेस एज गिवन एनी वेट बेसिस। ये सोशल इंटर रिलेशनशिप को भी एक पैरामीटर माना और 0 से 100 के बीच में पॉइंट्स दिया सबको। सोशल इंटर रिलेशनशिप मतलब ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट हो रहा है हर चीज का, आपस में सोसाइटी का सब फैक्टर रिलेटेड कैसे, कनेक्टेड कैसे। ओके, इन दिस मेजर इक्वल वेटेज इज असाइंड टू ईच कंपोनेंट। वो बहुत सारा कंपोनेंट रखा, देखो क्या क्या रखा। PQLI डिपेंड्स ऑन बेसिक लिटरेसी रेट, यानी आपके यहाँ पर बेसिक लिटरेट पीपल कितने हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1 साल से कम एज में कितने बच्चों का डेथ हो जा रहा है। इन्फेंट मतलब 1 साल से कम उम्र का बच्चा, मोर्टेलिटी मतलब डेथ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी आपके यहाँ लोग कितने साल जिंदा रहते हैं, एवरेज एज क्या आपके कंट्री का। इन सब फैक्टर पे वो लोगों को रेटिंग दिया 0 to 100 के बीच में, हर कंट्री को रेटिंग दिया और उसके हिसाब से डिफाइन किया किसका PQLI बेटर है, किसका PQLI खराब है। ठीक है ना? हाँ सर। तो ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है जो दुनिया में सबसे ज्यादा चलता है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। द इंडेक्स कंसिडर 3 डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्ट इंडिसेस फॉर ईच डायमेंशन। वो 3 डायमेंशन माना डेवलपमेंट का, क्या क्या माना अभी बात करेंगे। और वो क्या किया, हर डायमेंशन को पॉइंट्स दिया। नंबर 1 डायमेंशन क्या माना? वो हेल्थ। पहला डायमेंशन क्या रखा? हेल्थ। यहां पर वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना उसको हेल्थ का पैरामीटर माना। मतलब एक आदमी आपके कंट्री, जैसे आप पता है आजादी जब हुआ था इंडिया का, तो अपने इंडिया का एवरेज एज कितना था? 32 ईयर्स। आज की डेट में वो 68-69 ईयर्स है। मतलब आपके कंट्री में फैसिलिटीज नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटी। हाँ, ये बेटर हुआ है जिसके कारण आदमी थोड़ा ज्यादा एज जीता है ना। बहुत सारा बीमारी का क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट निकल गया। हाँ। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रखा,
एक्चुअल वैल्यू ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर द कंट्री माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड डिवाइडेड बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड। तो ये फॉर्मूला लगाया वो कि आपके कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है। लेट्स से आपके कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 42 ईयर्स माइनस वर्ल्ड में कितना है डिवाइडेड बाय वर्ल्ड का मैक्सिमम वर्ल्ड का मिनिमम। अगर ये आपका प्लस में आए यानी आपका कंट्री, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, सपोज द एली इन अ कंट्री एबीसी इज 64.4, द लोएस्ट एली इन द वर्ल्ड इज 20। कोई कंट्री का अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 ईयर्स है और अभी मान लो दुनिया में एक्सपेक्टेंसी 20 साल है, क्योंकि बहुत सारा कंट्री तो बहुत बुरा कंडीशन में भी है ना। जी सर। तो ओवरऑल मिनिमम वर्ल्ड का जो एली होगा वो बहुत कम होगा और वर्ल्ड का हाईएस्ट एली 83.2 है मान लो, तो आपके कंट्री का एली कितना होगा 64.4 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 83.2 माइनस 20, तो 0.7 आपके कंट्री के। ऐसे सब कंट्री को वो कैलकुलेशन निकाला। अब जिस कंट्री का ये बेटर है वो अच्छा, जिस कंट्री का ये खराब है वो खराब। जितना हायर है वो उतना बेटर, हायर द बेटर। यस। अगला क्या किया पैरामीटर एजुकेशन, इसका भी वही किया। यहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग लिया, यहाँ पर दो वर्ड लिया एमएस एंड ईएस। एमएस का फुल फॉर्म क्या है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी आपके यहाँ पे एवरेज कितना, मीन का मतलब एवरेज होता है ना। हाँ सर। तो आपके यहाँ पे कितना एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग है, मतलब कितने साल की एज तक बच्चा स्कूल जाता है। अच्छा। एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग होना कितना चाहिए था, ठीक है। सिर्फ स्कूल तक ही लिया है बेटा एजुकेशन वर्ल्ड में ना बहुत रेयर कंट्रीज है जो स्कूल क्या, आप स्कूल तक तो पहुंच रहे हो अपने इंडिया में। तो अगर कोई आदमी लिख पढ़ सकता है वो लिटरेट है, भले वो किसी भी भाषा में हो, वो कुछ भी लिख सकता है और कुछ भी पढ़ सकता है अगर, तो ही इज एजुकेटेड, ही इज लिटरेट। आप स्कूल तक तो पहुंच रहे हो इस बात में। अपने कंट्री में भी बहुत सारे एरिया ऐसा है जहाँ पे स्कूल का बात ही नहीं कर रहे हैं, बोल रहे तुम लिख सकते हो हिंदी में, बांग्ला में, संस्कृत में, गुजराती में, हाँ तुम पढ़ सकते हो, हाँ तो तुम लिटरेट हो। तो यही तो हालत है। और भी कंट्रीज है मैक्सिमम स्कूल के लिमिट तक ही जाते हैं इसीलिए। हाँ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसा स्कूल है जहाँ स्कूल तक ही बच्चा नहीं पहुंचा, बहुत सारा कंट्रीज है। तो क्या करोगे, स्कूल के ऊपर का पैरामीटर ले लोगे अगर, तब तो बहुत सारा कंट्री तो इससे बाहर ही निकल जाएगा। हाँ। बहुत सारा कंट्री को तो बोला कि गिनती नहीं करना, छोड़ दो। उसमें से एक हद तक इंडिया भी आ जाएगा, एक हद तक, क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसा है इंडिया में अभी भी जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर क्या किया, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एमएस यानी मीन स्कूलिंग ऑफ द कंट्री माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ एमएस इन द वर्ल्ड। या तो एमएस या ईएस किसी एक को पैरामीटर मानो। पहला फॉर्मूला में देखो पूरा एमएस से सॉल्व किया, जी सर। दूसरा फॉर्मूला में पूरा ईएस यानी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग से सॉल्व किए। अब फॉर्मूला ऊपर वाला ये बेटा, तुम्हारे कंट्री का एक्चुअल माइनस मिनिमम ऑफ द वर्ल्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑफ द वर्ल्ड। फॉर्मूला तो यही बन रहा है ना। हाँ, तुम्हारे कंट्री का एक्चुअल माइनस मिनिमम ऑफ द वर्ल्ड, ऊपर भी यही था, यहाँ पर भी यही है। वो जो एली वाला था वो भी यही था, तो एक ही फॉर्मूला दिया ये। और तीसरा पैरामीटर क्या माना ये एजुकेशन का। अच्छा, इसमें ये एक काम और किया है। अच्छा, पूरा कंबाइंड भी निकाला है। पहले एमएस और ईएस निकाल लिया, हाँ। फिर एमएस इंटू ईएस माइनस लोवेस्ट एजुकेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एजुकेशन इंडेक्स माइनस लोवेस्ट एजुकेशन इंडेक्स, पूरा को रूट ओवर मार दो। मतलब पहले पहला वाला फॉर्मूला सॉल्व करो, एमएस निकाल लो, मतलब दोनों ही करना पड़ेगा। दोनों करो और फिर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई माइनस लोवेस्ट एजुकेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट एजुकेशन इंडेक्स को पूरा को रूट कर दो। और तीसरा पैरामीटर क्या माना ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको कैलकुलेट किया नहीं जा सकता, इसलिए कोई फॉर्मूला जनरली दिया नहीं। यहाँ पे क्या बोला, नहीं दिया है फॉर्मूला आगे,
लेकिन मेन ये क्या बेस माना इसमें, देखो हेल्थ में क्या माना था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ एजुकेशन में क्या माना, मीन ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड स्कूलिंग। हाँ मीन स्कूलिंग। हाँ और यहां पर माना पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी इन डॉलर। तुम्हारे पर कैपिटा यानी पर पर्सन का परचेजिंग पावर क्या है डॉलर में। अंकिता कितना डॉलर खर्चा कर सकती है, नीरज कितना डॉलर खर्चा कर सकता है, ठीक है। पर हाँ। कैपिटा बोला इसीलिए क्योंकि हम अंकिता इंडिविजुअल बोला, नीरज इंडिविजुअल बोला, तो ऑन एन एवरेज बस पर समेशन करके। हाँ हाँ पर पर्सन एवरेज। तो पीपीपी का कंसेप्ट ये दिया, ये कौन दिया, गुस्ताव कैसल दिया। द पीपीपी थ्योरी वाज इलैबोरेटेड बाय गुस्ताव कैसल टू कंपेयर द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। वो पर कैपिटा इनकम को कंपेयर किया। कैसे किया, इसका भी फॉर्मूला दे दिया अगला। ये लॉग लगाया, लॉग का डेटा आपको वहां एग्जाम में देना पड़ेगा वरना आप लॉग नहीं लगा पाओगे। ये क्या किया है, तो एग्जाम में ऐसा आएगा? नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मूला पूछ सकते हैं। मतलब एमसीक्यू में 4 फॉर्मूला देगा, बोलेगा कौन सा करेक्ट है बताओ। तो log 10 एक्चुअल पीसीआई माइनस log 10 मिनिमम पीसीआई डिवाइडेड बाय log 10 मैक्सिमम पीसीआई माइनस log 10 मिनिमम पीसीआई। सेम ही फॉर्मूला है, हाँ ठीक है, एक्चुअल एंड मिनिमम। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, ऊपर में एक्चुअल मिनिमम है, नीचे में मैक्सिमम मिनिमम है, हाँ तो सब में सेम ही है, सब में तो यही किया। सभी सेम ही। हाँ हाँ तो ये था आपका मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। वो 3 माना। पहला माना आपका पीक्यूएलआई एक है। पीक्यूएलआई कौन दिया था, क्या था राइटर का नाम, मॉरिस, डेविड मॉरिस। और एचडीआई है, ये तो इसका ही पार्ट था एचडीआई का। ये कौन दिया, एचडीआई का कंसेप्ट ऑफ पीपीपी कौन दिया, गुस्ताव कैसल, ठीक है। जी सर। अब आ जाते हैं आखिरी पार्ट पे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो अंकिता, हम आपको तीनों पहले तरीका निकाल लिख देते हैं कन्वर्ट करने का, आपको याद है वो? कुछ जीडीपी ठीक है, कोई नहीं। जीडीपी से डिप्रिसिएशन माइनस करके एनडीपी निकलता है आई गेस। वेरी गुड। देखो हम बताते हैं। देखो बेटा, आपने वो 8 टर्म क्या क्या थे, पहले वो 8 टर्म लिखते हैं। नंबर 1 क्या था, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी। नंबर 2 जीडीपी एट एफसी। नंबर 3 अब पहले एट एमपी। एनडीपी एट एमपी। नंबर 4 एनडीपी एट एफसी। नंबर 5 एनएनपी एनएनपी एट एमपी। नंबर 6 एनएनपी एट एफसी। नंबर 7 जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी। नंबर 8 जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी। ये 8 टर्म है आपके। जी सर। इन 8 टर्म में काम का बात क्या क्या है, एक तो जी, एक डी, एक एन, है ना। हाँ सर। और इस जी का भी एन, सॉरी एक गलती हुआ, ये क्या है ग्रॉस। हाँ। तो ग्रॉस को क्या कर सकते हो, नेट। ये क्या है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को क्या कर सकते हो, नेशनल, है ना। हाँ सर। और लास्ट है फैक्टर कॉस्ट, जिसको बना सकते हो मार्केट प्राइस। मार्केट। यानी ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस 8 टर्म में। ठीक बात। जी सर। अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, आपका फॉर्मूला लिखने का जगह हमको मिलेगा, चलो यही यूज करते हैं। मेरे को बेटा ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना रहेगा, नेट नेट में। या नेट को ग्रॉस में। जी सर। इसके लिए हमेशा डिप्रिसिएशन से खेलना है। मतलब अगर हमको बोले नेट निकालना है, जो निकालना है वो बाहर लिखते हैं, जो दिया है वो अंदर लिखते हैं, और माइनस डिप्री कर लो तो ग्रॉस से नेट हो जाएगा ना। हाँ
और रिवर्स हो जाएगा, अगर ग्रॉस निकालना है तो नेट प्लस डेप्री कर लो। दूसरा मेरे को क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल। ये डोमेस्टिक और नेशनल होता क्या है? डोमेस्टिक का मतलब तुम्हारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, तुम्हारे कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कितना कमाए लोग, और नेशनल मतलब बाहर से कितना कमा के लाए, वो ऐड कर लो। लेकिन सिर्फ बाहर का कमाई ऐड मत करो, तुम्हारे यहां भी तो कोई होगा ना जो कमा के बाहर ले गया होगा, वो माइनस करो। यानी यहां पर होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड। इसका मतलब हो गया बाहर से कौन कितना कमाया, माइनस, मतलब इसका मतलब हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, माइनस थीटा। हाँ, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो आ जाएगा NFI। एक एग्जांपल देते हैं, इंडिया में 100 लोग रहते हैं, वो लोग 10 लाख रुपया कमाए, ठीक है। इन 100 लोगों में से 5 ऐसे भी थे जो बाहर से कमा के पैसा इंडिया में लेके आए 2 लाख रुपया, तो यानी 12 लाख का कमाई हुआ। लेकिन इंडिया में भी कुछ फॉरेनर थे जो यहां से कमा के 1 लाख बाहर ले गए, तो अल्टीमेटली -1, तो तुम्हारा देश में कितना कमाई हुआ, 11 लाख, है ना। हाँ सर। तो ये हुआ, ये डोमेस्टिक होगा ना? नहीं, ये हो गया नेशनल इनकम। जब तुम डोमेस्टिक मतलब केवल तुम्हारे कंट्री में जो लोग बैठे हैं वो लोग यहीं पे रह के कितना कमाए। अच्छा, मतलब 9 जो होगा। हाँ 9, 10 हाँ 10 हो गया तुम्हारा डोमेस्टिक इनकम। अब हम बोला 2 लाख बाहर से भी कमाई आया, ऐड कर लो। 1 लाख लोग यहाँ से कमा के लेकर माइनस कर दो, तो टोटल नेशनल इनकम आ गया। तो नेशनल इनकम का खेलने का फॉर्मूला क्या है, NFIA, ठीक है। जी सर। अब NFIA का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इसका डोमेस्टिक नेशनल कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या बनेगा। मेरे को निकालना क्या है, नेशनल। हाँ सर। तो जो निकालना है वो बाहर लिखो। मेरे को दिया हुआ क्या है, डोमेस्टिक, तो इसमें ऐड NFIA कर लो तो आ जाएगा नेशनल। डोमेस्टिक में NFIA ऐड करो तो आ जाएगा नेशनल, और अगर डोमेस्टिक में से NFIA नेशनल में से NFIA माइनस कर दोगे तो आ जाएगा डोमेस्टिक। और आखिरी हेडिंग बचता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता क्या है, अंकिता बिल देखियो, बिल कोई भी चीज का। हाँ सर। पिज्जा खरीदते हो, ड्रेस खरीदते हो, हाँ सर। कंज्यूमर मॉल में जाके आटा दाल चावल खरीदते हो, बिल देखते हो। जी सर। बिल कैसा बनता है बेटा, तो पहले क्वांटिटी मतलब कितना परचेस किया है वो रहता है, फिर एक ऐसा बिल होता है जहाँ पे मान लो हम एक शर्ट खरीदे तो 1000 रुपया को, यहाँ 1000 रुपया लिखा गया। हाँ। मान लो कोई डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे ऐड GST। हाँ। मान लो यहाँ पे 100 रुपया GST हुआ था, 1100 का फाइनल बिल बनता है। हाँ। अंकिता ये हो गया फैक्टर कॉस्ट और ये हो गया मार्केट प्राइस। यानी सर फैक्टर कॉस्ट में अगर इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दो तो बन जाता है मार्केट प्राइस। तो अगर मेरे को मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो ऐड NIDT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर यहाँ भी आप नेट लगा दिए, हाँ, क्योंकि देखो बेटा हम इनडायरेक्ट टैक्स GST दे रहे हैं गवर्नमेंट को। हाँ। हो सकता है गवर्नमेंट भी हमको सब्सिडी दे रहा है एज ए दुकानदार। हम 100 रुपया गवर्नमेंट को GST दिए ना बेटा। जी सर। लेकिन गवर्नमेंट हमको 10 रुपया वापस कर दिया। शॉपकीपर का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सब्सिडी दे दिया, छूट दे दिया, रिबेट दे दिया। तो एज ए दुकानदार आपकी पॉकेट को कितना का भार पड़ा, 90 का, 90 का। हाँ। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स 90 हुआ। अगर कोई बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, बोलते हैं 100 रुपया, बोलते हैं नेट कितना है, बोला उसमें सब्सिडी माइनस कर दो तो 90 रुपया। इसीलिए वर्ड है नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
ठीक है, जी सर। तो ये आपका कन्वर्जन। देखो यहाँ पे दे दिया जीडीपी एट एमपी दिया है बेटा, तो उसको पहले रब करते हैं तब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया है, जीडीपी एट एमपी। अपने को निकालना है जीडीपी एट एमपी। अपने को दिया क्या है, जीडीपी एट एफसी। तो जी को जी करना है, कोई कन्वर्ट का दरकार नहीं है। नहीं डोमेस्टिक को डोमेस्टिक ही रखना है, कोई कन्वर्जन का दरकार नहीं है। नहीं सर। लेकिन फैक्टर कॉस्ट को क्या करना है, मार्केट प्राइस। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी यानी एनआईडीटी को ऐड कर लिया, ठीक है ना। हाँ सर। तो देखो हमें लिखा ना जीडीपी एट एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या लिखा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या दिया, जीएनपी एट एमपी। अपने को निकालना है क्या है, जीएनपी एट एफसी। तो जी है, कुछ नहीं करना। एन तो एन है, कुछ नहीं करना। नहीं एफसी को एमपी बनाना है, भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट हटा दो, ऐड कर दो, ठीक है। हाँ तो ये था आपका इनडायरेक्ट टैक्स से फॉर्मूला कन्वर्ट करने का। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे वो तीनों मेथड बताया बेटा, 3 मेथड के बारे में जानकारी दी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है, सब में उतना डिटेल नहीं आता। अब एक चीज गौर करना चाहिए बेटा, हम आपको अल्टीमेटली हमको निकालना क्या है, नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये याद रख लेना, ठीक है। हाँ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ, नेट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ, हाँ नेशनल मतलब एनएफआई ऐड किया हुआ, लेकिन टैक्स ऐड नहीं किया हुआ। एफसी बोला यानी जीएसटी ऐड हाँ नहीं किया हुआ। नहीं किया। अब बोला यहाँ पे ये 3 मेथड से निकलता है। पहला मेथड ये लोग समझाया आपको, केवल इनकम मेथड यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर। बेटा इस देश में आदमी कितने तरीके से कमाई कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप कैसे कमाओगे बोलो, जॉब करोगे यानी एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय, या फिर बिजनेस, और या फिर अदर कुछ भी, यानी इंटरेस्ट कमा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। जी सर। तो एम्प्लॉय को ये लोग बोला देखो यानी तुम्हारे देश में कमाई करने का 3 तरीका है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, और तीसरा हो गया मिक्स्ड इनकम। तीसरा हो गया मिक्स्ड इनकम। तो बेटा एम्प्लॉय क्या क्या तरीके से कमा सकता है, सर उसको कुछ भी मिले, उसको कुछ भी मिले, सब उसका नेशनल इनकम, सब उसका इनकम में आएगा। उसको वेजेस मिले, उसको सैलरी मिले, उसको हाउस रेंट अलाउंस मिले, उसको बोनस मिले, उसको बॉस की तरफ से फ्री में खाना मिले, उसको बॉस से लैपटॉप मिले, उसके लिए बॉस प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर दे। सैलरी चैप्टर पढ़े हो ना? हाँ सर। तो जितना कुछ पढ़े हो सब आ गया। अच्छा। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो भी मिले, इन कैश इन काइंड, काइंड भी एकदम। आपका बॉस आपको घूमने के लिए फॉरेन भेज दिया, आपका इनकम नहीं है बेटा ये। हाँ सर। अगर नहीं आपका बॉस खर्चा नहीं देता तो अपनी जेब से लगता है कि नहीं लगता? जी सर। सर मतलब पर्क विजिट्स भी आएगा? एग्जैक्टली बेटा। आपका बेसिक कंपोनेंट सारा, ग्रेचुटी फ्रेचुटी सब, आपका अलाउंसेस सारा, और आपका पर्क्स भी सारा। आपको जो मिला एज एन एम्प्लॉय वो आपका इनकम, ठीक है। हाँ सर। दूसरा बोला ऑपरेटिंग सरप्लस। एक बिजनेसमैन कैसे कैसे कमाएगा बेटा? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, टैक्स। अच्छा टैक्स भी तो वो अपने इनकम से ही पेमेंट करता है ना। हाँ। नेट प्रॉफिट पे तो टैक्स देता है ना। तो टैक्स अगर दिया है तो वापस है। हाँ क्या है? टैक्स मुझे मतलब
जो डिडक्शंस होते हैं वो भी तो एक तरीके का कमाई है ना। हाँ ठीक है, यानी वो अल्टीमेटली प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है। हाँ। तो सब कुछ जो एम्प्लॉयर कमा रहे हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, टैक्सेशन, जनरल रिजर्व, सब कुछ आ गया उसका नेट प्रॉफिट में। ठीक है ना। हाँ सर। और मिक्स्ड इनकम हो गया वो लोग का जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे लॉयर। आप रेंट कमा लिए, वेजेस, ऐसे ही कोई रेंट वेंट कमा लिया, आपका बिजनेस नहीं था उस चीज का, तो ये सब क्या कहलाएगा, इनकम मेथड में ये तीनों जोड़ लो तो आपका आ जाएगा नेशनल इनकम, एनएनपी एट एक्सेप्ट। यहां पे एक और काम का बात बताया है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होता है? देखो बेटा, आप कमाए जितना पूरा खर्चा कर सकते हो क्या? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते? सेविंग्स करना। नहीं, सेविंग का बात नहीं कर रहा, इग्नोर सेविंग। आपकी जेब में आपको 1000 रुपया इनकम मिला है अंकिता, आप पूरा 1000 खर्चा कर सकते हो आप चाहो तो। चलो आप सेव नहीं करना चाहते, अब कर सकते हो पूरा 1000 खर्चा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जितना इनकम होता है उससे तो टैक्स डिडक्ट करके फिर मिलता है। एग्जैक्टली, इसी को, यानी आप जितना डिस्पोज कर सकते हो। पर्सनल इनकम मतलब आपका सारा कमाई, हाँ। उस इनकम में से जितना आप खर्चा कर पाओ उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब चाहो तो इतना रुपया खर्चा कर सकते हो। तो अंकिता, अगर हम 10 लाख कमाया है ना, उसमें से हमको टैक्स भी तो देना पड़ेगा, डीटी। जी सर। वो माइनस करके जो फिगर बचेगा वो कहलाएगा मेरा पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक बात? हाँ सर। अगला एक वर्ड समझा है, पर कैपिटा इनकम। इसका बात कर चुके हैं, नेशनल इनकम बाई पॉपुलेशन, यानी पर पर्सन, एवरेजली पर पर्सन आपके देश का कितना कमा रहा है। अब एक बहुत मस्त वर्ड है, रियल और नॉमिनल जीडीपी। ये क्या होता है? रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी किसको बोलते हैं? सुने हो ये वर्ड कभी? हाँ सर। बोलो, आइडिया है कुछ? लेकिन याद नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। देखो, रियल जीडीपी मतलब आपके हाथ में कितना पैसा आ रहा है, सॉरी वो हो गया नॉमिनल जीडीपी, आपके हाथ में कितना पैसा आ रहा है। रियल जीडीपी मतलब आपका परचेजिंग पावर कितना बढ़ा। बेटा, हम महंगाई ना, पहले ना 100 रुपया में एक एप्पल आ रहा था, ठीक है, हाँ। और हम कमा रहे थे 1000 रुपया। जी सर। अभी एप्पल का दाम हो गया 300 रुपया और मेरा कमाई हो गया 2000 रुपया। मेरा इनकम कितना बढ़ा? 50%। हाँ। लेकिन एप्पल का दाम कितना, महंगाई कितना बढ़ गया? 3 टाइम्स। तो मेरा इनकम हुआ है डबल, मेरा इनकम हुआ है डबल और वो हो गया ट्रिपल, है ना। हाँ सर। तो मेरा इनकम तो बढ़ा, यानी जीडीपी तो बढ़ा, लेकिन क्या मेरा परचेजिंग पावर बढ़ा कि घट गया? घट गया। यस, इसी को बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है ना। हाँ सर। अब यहाँ पे नॉमिनल की एग्जांपल देंगे? नॉमिनल बोला तो आपका जो 2000 पे आपका इनकम हो गया तो जीडीपी 50% बढ़ गया। अच्छा। जीडीपी डबल हो गया। ठीक है। जी सर। अब आपको बोला ये जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कैसे होता है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। अगर नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी करते हो और आपका कैपेसिटी बढ़ा है, तो यानी आपका परचेजिंग पावर बढ़ा है। देख लो, मेरा पहले 24,890 इनकम था, हाँ। और मेरा रियल जीडीपी हो रहा है, मतलब परचेजिंग पावर हो रहा है 19,580, यानी हम 100 से ऊपर जा रहे हैं। इंटू 100 किया तो मेरा परसेंटेज 100 से ज्यादा आ रहा है, यानी मेरा परचेजिंग पावर बढ़ा है। लेकिन अगर ये 100 से कम आता तो घट गया। हाँ, मेरा कमाई जितना बढ़ा उससे ज्यादा महंगाई बढ़ गया ना बेटा। तो मेरा इनकम बढ़ने का मेरे को उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना पहले मिलता, अगर महंगाई वहीं का वहीं रहता तो। जी। यही है। ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पे आपको बताया कि 3 मेथड होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। इनकम मेथड का बात आपने कर लिया ऊपर। प्रोडक्ट मेथड का मतलब होता है आउटपुट या प्रोडक्शन। सिंपल सुनना अंकित है, एक लाइन में इसका मीनिंग निकाल देंगे हम।
तुम्हारे देश में 3 लोग है, 3 तरीके से कमाई होता है, या 3 सेक्टर है जो कमाते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर फार्मिंग, सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री, और टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। प्राइमरी वाले माल सेकेंडरी को बेचते हैं, हाँ प्राइमरी वाले सामान सेकेंडरी को बेचते हैं, जी सर। सेकेंडरी वाले आगे टर्शरी सेक्टर को बेचते हैं, हाँ यानी सर्विस सेक्टर यानी ट्रेडर, ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रीशियन। तो हर एक का आउटपुट माइनस इनपुट यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन और प्लस चेंज इन स्टॉक, यही है हर एक का। प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शरी का, तीनों का जोड़ लो, तुम्हारे देश का जीडीपी आ जाएगा। एग्जांपल देते हैं, एक किसान 100 रुपया का गेहूं उगाया, हाँ 10 रुपया का गेहूं अपने गोडाउन में ही रख लिया, बाकी 90 रुपया का गेहूं उसमें 25 रुपया प्रॉफिट ऐड कर गया, 20 रुपया प्रॉफिट ऐड करके इंडस्ट्री को बेच दिया। ठीक है, हाँ। यानी उसका इनपुट कितना है? इनपुट 100 है, लेकिन उसमें से स्टॉक हटा दो तो इनपुट 90 है। 90, हाँ 90 का माल 120 में बेचा, तो वो कितने का एडिशन किया? 30। 20, हाँ 30, ठीक है। ये 120 का सामान इंडस्ट्री वाला क्या किया? उसका आटा बनाया गेहूं को पीस के, वो भी 20 रुपया खर्चा किया, अपना 10 रुपया प्रॉफिट जोड़ा, 150 में आगे बेच दिया। ठीक है, वो कितना का एडिशन किया? वो भी 30 का एडिशन किया। हाँ सर। और ये 150 वाला सामान, ये जो होलसेलर रिटेलर है, टर्शरी सेक्टर, वो लोग आगे बेच दिया 50 रुपया प्रॉफिट ऐड करके, यानी 200 में बेच दिया। एज ए कंज्यूमर आपके घर में आटा पहुंचा 200 रुपया का। जी सर। हर एक जन अपना सेल यानी आउटपुट माइनस अपना परचेज कर ले तो पता चल जाएगा ना वो कितना एडिशन किया उसमें। हाँ सर। तो यही आउटपुट मेथड, हर एक का आउटपुट माइनस इनपुट प्लस अगर वो कुछ स्टॉक रखा है तो उसको ऐड कर लो, तो इससे आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। इससे आएगा जीडीपी एट एमपी। सर एमपी क्यों? क्योंकि सेल में जीएसटी पक्का ऐड होगा, हाँ तो यानी इनडायरेक्ट टैक्स एडेड है, जी सर। यानी एमपी है। ठीक है। हाँ सर। दूसरा मेथड था इनकम मेथड। तुम्हारे देश में कमाने का 3 तरीका है, एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी बिजनेस, और मिक्स इनकम। अदर, हाँ मिक्स इनकम। तो वो तीनों को ऐड कर लो तो भी आ जाएगा, तीनों का इनकम ऐड कर लो तो। और यहाँ पर तीसरा मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। तुम्हारे देश में 4 लोग हैं खर्चा करने वाले, तो 3 तरीका है बिजनेस करने का, 3 तरीके से कमाई होता है और 4 तरीके से खर्चा हो सकता है। सर वो 4 तरीका कौन है? 4 लोग जो खर्चा करते हैं, पब्लिक यानी आप और हम, हाँ बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर। बिजनेसमैन बेटा एक्सपेंस नहीं करता, वो इन्वेस्टमेंट करता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको पब्लिक या प्राइवेट एक्सपेंस भी बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये चारों ऐड कर लो। जनरल पब्लिक कितना खर्चा किया ऐड कर लो, बिजनेसमैन कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना कैपिटल क्रिएट किया ऐड कर लो, गवर्नमेंट कितना खर्चा किया ऐड कर लो, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऐड कर लो। चारों का कमाई जोड़ लो, एक्सपेंडिचर मेथड से देश का इनकम आ जाएगा। इसमें से भी निकल के आएगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है। जी सर। तो ये 3 तरीका है तुम्हारे देश में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। प्रोडक्ट मेथड यानी आउटपुट मेथड, कितना प्रोडक्शन हुआ, इनकम मेथड मतलब कितना लोग किस तरीके से कमाए, और एक्सपेंडिचर मेथड मतलब 4 सेक्टर किस तरीके से खर्चा किए। क्लियर है? जी सर। यही है ये चैप्टर खत्म।